नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए नाक का सवाल है। हाल के हफ्तों में नितिन गडकरी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसको लेकर पार्टी के बाकी नेता बेहद नाखुश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं गडकरी जी के फिसलने का। इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं नितिन गडकरी। तैयार हैं आप सीधी बात करने के लिए? बिल्कुल, आप सीधी बात करिए, टेढ़ी बात करिए, जो भी करेंगे उसके लिए तैयार। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे भ्रष्ट नेता को, जिसको बीएसपी से निकाला गया भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पर, आपने उनको गले लगाया, ऐसा आपने क्यों किया? देखो, सबसे पहली बात यह कि जब उनको बीजेपी में लिया तब तो उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं था ना, सीबीआई की रेड पड़ी। उनको पार्टी से निकाला गया था क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। अभी तो आज जो आरोप हो रहा है वो मुलायम सिंह जी के ऊपर भी हो रहा है, उसी केसेस में मायावती जी पर हो रहे हैं। पहली बात ये बताइए कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता तब तक किसी को आरोपी मानना कहां तक गुनाह है? चर्चा तो आपके बारे में भी हो सकती है, किसी भी बारे में हो सकती है। एनएचआरएम में इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको निकाला गया, प्राइमा फेसाई सबूत उनके खिलाफ थे, क्या सबूत? आपने उनको गले लगा लिया कि भ्रष्ट थे। पहली बात एक बात, मीडिया ने कुछ कहने से कोई भ्रष्ट नहीं होता। और अगर आप इतनी बात करें तो आज एसएन कृष्णा के खिलाफ हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? उसी समय आप बोल रहे थे ना कि येदियुरप्पा जी के खिलाफ बार बार बोल रहे थे, तब मैंने कहा था कि आरोप होने से केवल नहीं होता है। फिर दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कुशवाहा के केस में जो भी फैसला हमने लिया था उस समय ना उनके ऊपर एफआईआर दर्ज था, ना उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि आप कुशवाहा जी ने खुद होकर अपने सदस्यता को स्थगित रखा है। अब ये विषय भी खत्म हो गया, ये चर्चा में नहीं है और ये कहीं चर्चा भी नहीं हो रही। नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। आडवाणी जी ने जनचेतना यात्रा निकाली और अध्यक्ष जी ने जाके गले लग लिया। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपके ऊपर भी आरोप हो सकते हैं। पहली बात, कौन से केस में कुशवाहा ने कितने रुपए पैसे खाए? क्या आपके पास प्रूफ है? नहीं, प्रूफ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ आरोपी नहीं होता। वोट बटोरने के लिए नितिन गडकरी किसी भी तरह की सौदेबाजी करने को तैयार है। कुशवाहा वोट आपको चाहिए। अब भ्रष्ट नेता हुआ तो भ्रष्ट नेता हुआ, जो भी हुआ उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। इस देश का एजेंडा केवल मीडिया नहीं चला सकती और आपके कहने से कुछ होगा भी नहीं। पहली बात यह है कि कुशवाहा जी ने खुद होकर अपने सदस्यता को स्थगित किया, विषय खत्म हो गया। इतनी नाराजगी थी, आडवाणी जी नाखुश थे, सुषमा जी नाखुश थी, जेटली जी नाखुश थे, सबने कहा कि जेटली जी का फैसला है। आपको किसने नाराज? हम बता रहे हैं। आप में अगर आपके चैनल में है तो आप आडवाणी जी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए, सुषमा जी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए, जेटली जी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप क्यों नहीं दिखा? हकीकत ये नहीं है कि वो नाराज थे, उन्होंने बोला कि ये इस तरह के नेता आपके चैनल के सामने इन तीनों के नाम जिन्होंने, उनमें एक ने भी ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया आपके पास दी है क्या? ऑफिशियली जिन्होंने प्रतिक्रिया अगर नहीं है तो आप नाराज है क्यों कह रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं, जब आप एविडेंस के जवाब आप मत करिए। ऑफिशियली हम बात करते हैं। मेनका गांधी ने बयान दिया, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको हम गले लगते हैं, देश को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। 13 जनवरी का उनका बयान है। योगी आदित्यनाथ आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश में नेता है, बयान देते हैं कि नहीं करना चाहिए था, आपके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पार्टी में अनेक फैसले होते हैं, फैसले चर्चा करके भी होते हैं। उन फैसलों के बारे में मीडिया के साथ डायरेक्ट बातचीत करना ये उचित नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है। अगर किसी को बात करनी है तो मेरे दरवाजे ओपन है, वो मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बात कहता हूं कि 100 में से 10 फैसले गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत होंगे तो मीडिया में बात करने के बजाय वो मेरे से बात करें। और ऐसा देखो, मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं 100% डिसीजन जो पार्टी में हो रहे वो कोई एकदम सही है। मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि डिसीजन मैं किसी के नाम पर उसका बिल भी फाड़ना नहीं चाहता। अब आप देखिए, एक पहले ये जो निर्णय किया है तो मैंने अनेक लोगों से चर्चा करके किया है, फिर भी मैं निर्णय को ओन करता हूं। और इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्होंने खुद होकर अपनी सदस्यता को स्थगित किया है। क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो थोड़े नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, आप मानते ही नहीं। क्योंकि आप उनकी सीधी बात लेके दिखा दो ना। टिकट आपने उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी, आप एकदम अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं, इस तरह का अब आरोप लगता है। मैंने कोई मनमानी नहीं करता। मैंने एक भी सेंट्रल लीडर अब तक उत्तर प्रदेश में निकल के उसने कैंपेनिंग नहीं की है। तो शुरू नहीं हुई कैंपेन? नहीं, बाकी पार्टियां तो जोश में कर रही हैं। लोग तो मुंह फुला के बैठे हैं। देखिए, कोई मुंह फैला के नहीं बैठा है।
आप गलत बातें बताकर लोगों की दिशा भूल करते नहीं आप 100% कर रहे नहीं। देखो आप वो बोलो हार जाऊंगा, सभी तो यहाँ दिल्ली में बैठे, कोई जा नहीं रहा, कैंपेनिंग नहीं कर रहा है। अरे आप बोल रहे हैं कि ये चुनाव नितिन गडकरी की नाक का सवाल है, देखते हैं क्या होता है। देखो, हमारी टैली गिर जाएगी। कोई चुनाव लग रहे हैं, कोई चुनाव मेरे नाक का नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा का चुनाव है, कोई नेता नाराज नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई माँ बेटे की, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। सबसे मिलकर चर्चा होती है। सब निर्णय मेरे भी मन के नहीं होते, किसी के मन के नहीं होते। कुछ निर्णय किसी को अच्छे लगते, किसी को नहीं होते, पर जो निर्णय पार्टी में होते सब लोग उसको साथ देते, किसी की नाराजी नहीं है। ये मेरा दुख और दर्द ये है कि मीडिया में एविडेंस न होने के बाद, किसी प्रकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट न होने के बाद आप जैसे लोग लगातार ये बात क्यों कहते हो? नेता तो खबर देते हैं। नाम बताओ, नाम बताओ ना जी। ये बार-बार अरे आप में हिम्मत है तो नाम बताइए ना। ये बहस तो मैं आपसे जीत नहीं सकता ऑफ रिकॉर्ड की। बीजेपी की इसका कारण आपके पास एविडेंस नहीं है। अरे आपके पास एविडेंस नहीं है आप भी तो जानते हैं बीजेपी आप में हिम्मत है ना तो नाम जाहिर करो। अच्छा मुझे ये बताइए, दिसंबर में आपका टर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? अभी तो आप अध्यक्ष बन गए, सबसे लड़ाई करते फिर रहे, सबको डांटते फिर रहे। मेरे टर्म की चिंता आप क्यों करते हो? जब मैं नहीं करता तो तुम क्यों करते हो? क्या होगा उसके बाद? देखो, नितिन गडकरी राजनीति में देश और समाज और गरीब व्यक्ति के लिए काम करने के लिए आया है। कोई महत्वाकांक्षी से कोई पद हासिल करने के लिए नहीं आया और किसी की कृपा हासिल करने के लिए नहीं आया। मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं। जिस दिन होगा उस दिन जो भी काम मिलेगा वो बीजेपी के संविधान को अमेंड कराएंगे ताकि एक और टर्म आपको मिल जाए? नहीं, मैं कोई ये काम में नहीं हूं। मैं किसी के पास इसके लिए कुछ गया नहीं हूं, मुझे इस कोई याद नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जब आपका टर्म खत्म होगा तो छोड़ दूंगा, दूसरा अध्यक्ष चुनेगी? निश्चित अमेंड करने की आपकी कोई मुहिम नहीं है? पार्टी जो निर्णय करेगी वो करेगी। अगर मुझे टर्म खत्म होती तो मैं छोड़कर जाऊंगा, नया अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि आपकी निगाह दिल्ली पे है, क्योंकि आप घोषणा कर चुके हो कि लोकसभा के चुनाव आप लड़ोगे, तो लग रहा है शायद कि प्रधानमंत्री की गद्दी गर्म हो रही है और नितिन गडकरी उस पर जाके विराज। देखो, आप भी यहां हो। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कोई पद हासिल करने के लिए नहीं की। मैं राजनीति को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण मानता हूं। मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता था। आपने तो कहा कि करोगे। तो तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे प्रेरणा, मैं एक दमदार आदमी हूं, लड़ने वाला हूं, किसी से भी लड़ सकता हूं। जब तुम्हारे जैसे 4 लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी अभी तक चुनाव नहीं लड़ा, तो मैंने सुना, मैंने कहा ये कह रहा है क्या चुनाव नहीं लड़ा, चलो इस बार लड़ लो। पर चुनाव लड़ने के फैसले का मतलब क्या निकाला जाए? मतलब यही निकाला जाए कि अगर पार्टी इस सूरत में आती है कि पीएम बन सकता है तो जो तमाम दिल्ली के नेता हैं उनमें एक नागपुर का भी नेता होगा जिसपे आरएसएस का हाथ होगा। पहली बात ऐसी है कि ये मतलब आप कहां से निकालते हो? मैं अगर आपको आप हेडलाइंस टुडे के कल जाके आप और किसी की जगह लेने वाले हो, ऐसा मैं कह सकता हूं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं अपने काम से बहुत देखो, मैं आपको बात बताऊं, आप खुश नहीं, आपके मन में एम्बिशन है। इसके पहले ये कार्यक्रम करने वाले दूसरे लोग थे ना, आप भी एक प्रमोशन होकर ऊपर आए। कल मैं आपके लिए भी कह सकता हूं कि आपके दिल में क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं दिल से कहना चाहता हूं, मैं एम्बिशियस नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में उतारने की जरूरत आखिरकार नितिन गडकरी जी आपको क्यों पड़ी? कोई चेहरा नहीं था यूपी में, जो ऐसा चेहरा जो पार्टी में थोड़ा जोश भर पाए? ठंडा चल रहा था आपका कैंपेन, पार्टी तीसरे से चौथे स्थान पे आ सकती, तो आपको लगा उमा भारती को ला देते, कम से कम कुछ तो एक चेहरा आएगा। पहली बात ऐसे कि उत्तर प्रदेश की नेता आकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनती है, तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश में जाने में अड़चन क्या है? यहां तो इटली से आकर देश की नेता बनने की प्रथा है। तो मुझे लगता है उमा भारती केवल उसका तो जिला तो लक्कर है, तो मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है, क्या अड़चन है? इतने से क्यों राहुल जी दुखी हुए? वो राहुल जी भी दुखी हुए, आप ये राहुल जी भी दुखी हुए। मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछना। मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में रहना कोई गुनाह है क्या? संविधान में कोई अनुमति नहीं है क्या? वो एक राष्ट्रीय नेता है, उनकी लोकप्रियता है, और उमा भारती इस देश में सभी राज्यों में जानी जाती है। उमा भारती देश में कहीं भी जा सकती है, वो केवल मध्य प्रदेश की नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के नेता। मतलब ये निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इस वक्त कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो पार्टी में थोड़ा जोश भर पाए, इसीलिए अध्यक्ष को मजबूरी में आके उमा भारती को उनकी मर्जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उतारना पड़ा। देखिए, ये अध्यक्ष को कोई मजबूरी नहीं है, और मजबूरी में काम करने वाला मैं अध्यक्ष नहीं हूं। मैं बोल्ड डिसीजन वाला अध्यक्ष हूं, डेयर डेविल काम करता हूं। उमा भारती ने कभी मुझे नहीं कहा, उनको जबरदस्ती मैंने नहीं की। आपको कहा उन्होंने? संकेत दिए कि वो गलत बोलते हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोलता। नहीं, आप देखो, ये मीडिया के लोग याद रखें, उमा भारती जी ने मुझे 4 बार आकर कहा कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, आप जो निर्णय करेंगे वो मुझे मानना है। उस बेचारे पर क्यों अन्याय कर रहे हो?
उन्होंने कभी नहीं कहा। क्या ये हकीकत नहीं कि जो स्थानीय नेता हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, वो इस फैसले से नाराज हैं? उनको लगता है कि इंपोर्ट करके उनके सर पे लाके उमा भारती को रख दिया गया। कौन नाराज है? आपके लोकल लीडर्स नाम बताओ, तो आप जानते नाम बताओ, नाम बताओ। नाम क्या बताएं हम? आपने राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू किया, चलिए मैं नाम लेता हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे नेता को नहीं उतारना चाहिए जो कि कम से कम 7-8 साल उस राज्य में ना रहा हो, जिससे वहां पे राजनीति ना की हो। पहली बात यह हकीकत है गडकरी जी, हकीकत आप भी जानते हैं कि वहां पे स्थानीय नेता नाराज है। हकीकत नहीं है, और इस प्रकार की बातें करना आप बंद करो। नहीं, मैं आपको एविडेंस के साथ दे रहा हूं। कल जाके राजनाथ सिंह जी के पास जाके फिर इंटरव्यू लेना, मैं आपको बता रहा हूं। राजनाथ सिंह बयान है मेरे पास, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है ऑन रिकॉर्ड, इसीलिए तो मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं। कही थी उन्होंने आज से बहुत दिन पहले। करेक्ट। अभी निर्णय हुआ 4 दिन पहले, और निर्णय करने के पहले राजनाथ सिंह जी हमारे ज्येष्ठ नेता है, सबसे मैंने व्यक्तिगत बातचीत करके, सबसे चर्चा करके फिर मैंने निर्णय किया। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी सहमति है। कलराज मिश्र जी यहां आए थे, उनसे मैंने बातचीत की, राजनाथ सिंह जी से बात की, जेटली से लेकर सबसे बातचीत की, और सब नेताओं से बातचीत करके ये फैसला किया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राजनाथ सिंह हैं, यहाँ पे कलराज मिश्र हैं, विनय कटियार हैं, ये सारे नेता नाखुश होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदार अब आपने उमा भारती को बना दिया। अरे वो दिग्विजय सिंह हमारे पार्टी की चिंता क्यों करता है? उसकी पार्टी का बैंड बाजा बज रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री की जो ना उसकी चिंता करे। दिग्विजय सिंह को हमें कोई जरूरत नहीं, मैं तो उनको सीरियसली लेता नहीं। देखो, उनके ऊपर रहम करना चाहिए। उनकी जो बातें कभी कभी होती है ना। क्यों रहम करना चाहिए? अभी देखो, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके ऊपर ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनकी पार्टी भी उनको सीरियसली लेती नहीं। देखो, बटाला के इनकाउंटर में चिदम्बरम बोल रहा है कि वो फेक इनकाउंटर नहीं था, वो खुद कह रहे फेक इनकाउंटर है। तो उनकी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो आप और मैं क्यों? लेकिन लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने राहुल गांधी को तैयार करके दी, उसके बाद कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक नया जोश, एक स्पार्क है। कहां जोश दिखा आपको? पूरा डब्बा बज गया, डब्बा बैंड बाजा बजेगा। दिग्विजय सिंह और स्ट्रैटेजी, चुनाव के बाद देख लेना क्या हो गया। और जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, साथ के साथ ओपिनियन पोल्स इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी 3 से फिसल के 4 पे आ जाए और कांग्रेस इस बार आगे निकल जाए। मैं रिसर्च, सर्वे और सभी बातों का स्टडी करता हूं। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और उत्तर प्रदेश में ये सफलता मिलने के बाद, निर्णय होने के बाद अनएक्सपेक्टेडली आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जब टीवी में रिजल्ट्स आएंगे ना, तब मुझे याद करना, तब जरूर मेरी बात है। पिछले करीब 1 साल में नितिन गडकरी का अंदाज बहुत बदला है। पहले आप सबकी सुनते थे, आप सबको सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, और बाकी नेता थोड़े नाखुश है। सब कह रहे हैं कि ठीक है, अध्यक्ष जी ने फैसले लिए हैं तो लिए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी फिसलेंगे फिर बताएंगे। देखिए, मैं किसी की चिंता नहीं करता, आपकी भी नहीं करता, तो बाकी लोगों क्यों करूंगा? पर आपको सच बता रहा हूं, मैं 12 दिन से रोज रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3-3, 4-4 बजे तक बैठा। 5 सर्वे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कलराज मिश्र, विनय कटियार और उनके भी प्रमुख सब नेतागण, राजनाथ सिंह जी, कभी संजय जोशी, नरेंद्र तोमर, अनंत कुमार जी, अरुण जेटली जी, हम बैठकर एक एक सीट का हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 250-250 फैसले ऐसे हैं जो सर्वे के और मेरिट के आधार पर किए। करीब 50-60 फैसले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के स्टेट ने पार्टी के इंटरेस्ट में बताया, वो किए। 41 फैसले ऐसे हैं कि जहां पार्टी को 10,000 से कम वोट मिले थे, वहां बाहर से कोई पुराने हमारे लोग आकर जोड़ सकते हैं क्या, उसके आधार पर किए। देखिए, मेरा एक भी उम्मीदवार नहीं, मेरे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। और दूसरी बात, ये सब करके हम बड़े नेताओं से भी कंसल्ट लगातार करते रहे। सब प्रमुख नेताओं के पास नरेंद्र तोमर, संजय जोशी जाकर बातचीत करते रहे। सबकी सलाह सुनकर सामूहिक रूप से विचार करके पार्टी के इंटरेस्ट में निर्णय किया। देखिए, मैं पार्टी का ट्रस्टी हूं, मेरा पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, न मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, न मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं। चलिए, आप भी आए, हम भी आए, उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आएंगे तो एक बार फिर से मुलाकात होगी, मिलेंगे। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नंबर बढ़ेगा तो कम से कम एक बात आप अच्छी तरह से याद रखिए कि ये कार्यक्रम दिखाने का बोलना कि उस दिन मैंने कहा था, पर मेरा अंदाज गलत निकला। मेरा कोई अंदाज नहीं, मैं तो आप ही के आप चौथे नंबर पर बोल रहे हो कहा जो अंदाज, मैं तो ओपिनियन पोल गिना रहा हूं आपको। अरे भाई, ओपिनियन पोल ने निर्णय के बाद कहो, और अगर कम आएंगी तो मैं देखो दिलेर आदमी हूं, मैं कहूंगा राहुल जी, मैं कह रहा था वो गलत साबित हुआ, आपका सही साबित हुआ, मैं स्वीकार करूंगा। तो उसको स्वीकार कम पड़ी सीटें तो फिर मायावती को गले भी लगा लेंगे। 100% नहीं, लिख लो, पहले भी तो किया था आपने। अभी आप मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा हूं, लिख लो आपके पास। तो चुनाव से पहले, चुनाव के पहले और बाद में मुलायम सिंह जी और मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई पैक्ट नहीं होगा। एफिडेविट कर लो,
अगर आपको हाँ लिख लो। चलिए ठीक है। और मैं देखो, मैं जो बात करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, जो बोलता हूँ उसका पालन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तीनों के साथ मिलने का सवाल नहीं उठता। आप जो चाहिए वहां लिख लो, जहां चाहिए वहां साइन करो, और अगर गलत हुआ तो आपके टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज करके दिन भर यही दिखाना। चलिए नितिन गडकरी जी, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत ना आए। सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गडकरी के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।